राजीव दीक्षित द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मैं उनको महान इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग, उनका सोचना जिस प्रकार से था, अगर उस प्रकार से हमारा देश हो जाता तो भ्रष्टाचार, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से सही हो चुकी होती। मैं राजीव दीक्षित की सारी बातों का समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ, मैक्सिमम बातों का समर्थन मैं ज़रूर करता हूँ। राजीव दीक्षित 84 में भोपाल के एक्सीडेंट के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया। उस एक्सीडेंट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना था कि भोपाल गैस एक्सीडेंट अमेरिका के द्वारा करवाया गया है। राजीव दीक्षित का कहना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, जो कि चेंज होना चाहिए। सच में उनकी एक चीज जो मुझे लगता है कि ये चीज जरूर होनी चाहिए, उनका ये कहना था कि ये जितनी भी कंपनियां हैं अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसमें बहुत से ज्यादा 2 से 3 रुपए का कॉस्ट आता है। तो उनका ये बोलना था कि अगर ये कंपनियां MRP अपने प्रोडक्ट में लिखती हैं तो उनको ये भी लिखना चाहिए कि उस एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितनी है, कितने रुपए में वो एक चीज बनी है। इस चीज से होगा क्या, आप थोड़ा डीप समझिएगा और थोड़ा सही से समझिएगा। जैसे मानिए हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, पर हमको ये नहीं पता कि उसको बनाने में कितना पैसा आया है, कितनी प्रोसेसों के बाद वो चीज बनकर तैयार हुई है। अगर जब तक हमको ये चीजें नहीं पता होती तब तक हम वो प्रोडक्ट आसानी से ले लेते हैं। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट के बनने का प्रोसेस क्या है, उसके पीछे की कॉस्ट क्या है, इंसान की साइकोलॉजी होती है कि उसके बाद वो इंसान वो प्रोडक्ट यूज करने में नहीं, खरीदने में नहीं, बल्कि ये सोचेगा कि वो उस प्रोडक्ट को बेचकर कैसे सेल करे, कैसे प्रॉफिट जनरेट करे। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक आइसक्रीम फैक्ट्री का। जैसे आप 20 रुपए की कोई एक आइसक्रीम खाते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि उसकी बनने की कॉस्ट कितनी है। कुछ समय बाद आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, किसी ने भी आइसक्रीम फैक्ट्री लगाई और आप चाहते हैं कि आप वहां जाएं और देखें कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है, क्या कॉस्ट लगती है, एवरीथिंग अबाउट। और आप वहां पर जाकर देखते हैं कि वो 20 रुपए की आइसक्रीम आपको 20 रुपए की दी जाती है, पर उसकी बनने की कॉस्ट सिर्फ 3 से 4 रुपए होती है। तो इस समय आपका दिमाग ये सोचेगा, हर इंसान का दिमाग यही सोचेगा कि इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है और इतना सिंपल प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट एक बार है, थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, क्यों ना मैं खुद ये बिजनेस करने लगूं। इससे होगा क्या, इससे होगा कि मार्केट में कंपटीशन आएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, हर इंसान बिजनेस के बारे में सोचेगा, बेचने के बारे में सोचेगा, पैसे कमाने के बारे में सोचेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के रूल्स जरूर होने चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, ये बात भी सच है। राजीव दीक्षित का एक और कहना था कि जिस रोड पर हम चलते हैं उसको बनाने के लिए टैक्स हम देते हैं, उसके बाद उस रोड पर चलने के लिए भी हम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स के रूप में। राजीव दीक्षित जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी सवाल उठाते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीजें ली गई हैं वो दूसरे देशों से ली गई हैं। वो करंट टाइम के लीगल सिस्टम पर भी सवाल उठाते थे। उनका कहना था कि ये लीगल सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, अंग्रेजों ने अपने प्रॉफिट के लिए इनको बनाया था और इन सब को चेंज होना जरूरी है। राजीव दीक्षित जी सबसे ज्यादा बात करते थे मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। उनका ये कहना था कि मॉडर्न मेडिसिन वरदान नहीं बल्कि हमारे लिए श्राप है। उनका कहना था कि ये बड़े बड़े उद्योगपति दवाइयों के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पे बड़ा बड़ा धंधा करते हैं, जिससे ये करोड़ों अरबों पैसे छापते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन लोगों का इलाज और अच्छा नहीं बल्कि और उनको बीमार कर देती है। मेरी नजर में मॉडर्न मेडिसिन से कई गुना ज्यादा अच्छा आयुर्वेद था, है, रहेगा। आज भी जब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े लोगों को जब कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो वो मॉडर्न मेडिसिन का यूज ना करके मॉडर्न मेडिसिन की ओर ना जाकर आयुर्वेद की ओर जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का एवोल्यूशन अभी कुछ समय में ही हुआ है, पर इंसान इस धरती पर बहुत ज्यादा समय से रह रहे हैं और लोग रहते हैं तो बीमार जरूर पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बीमारी अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, बीमारी तब भी थी, बीमारी अब भी है, बस लोग तब आयुर्वेद का यूज करते थे और आज मॉडर्न मेडिसिन का। हो सकता है आप ये बोलें कि लोगों का झुकाव मॉडर्न मेडिसिन की ओर क्यों हो गया अगर हमारा आयुर्वेद इतना अच्छा था। देखिए ये सच है कि आयुर्वेद का जो इलाज होता है वो काफी स्लो होता है और मॉडर्न मेडिसिन में जो इलाज होता है वो काफी फास्ट होता है। और जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों के अंदर एक चीज और नहीं बच रही है, पेशेंस। इसीलिए लोगों को ज्यादा झुकाव मॉडर्न मेडिसिन की ओर गया, जिसकी वजह से आयुर्वेद की ओर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। राजीव दीक्षित जी का एक और कहना था कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो उनको टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर किया करते थे। वो बोलते थे कि टॉयलेट क्लीनर का पीएच लेवल और कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच लेवल बिल्कुल सेम होता है, जो कि
आपको भी पता है और हमको भी पता है कि दोनों सेम नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मानना था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर काफ़ी कैटेगरी के केमिकल्स पड़ते हैं और लोगों को समझा पाना इतना आसान नहीं होता, वो भी 2010 से पहले। इसीलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर किया, जिससे लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पीना बंद कर दें, खत्म कर दें। 2009 में बाबा रामदेव के साथ राजीव दीक्षित साथ मिलकर आए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उठाई। बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित जी ने यह फैसला किया कि वे 2014 के इलेक्शन में एक पार्टी बनाएंगे जिसके द्वारा वो लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेंगे। उनके इन्हीं भाषण देते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी की मौत हो गई। डॉक्टरों का ये कहना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, पर उनके समर्थक ये मानने को तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि और लगता है कि राजीव दीक्षित जी की हत्या की गई थी, उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। नवंबर के आखिरी सप्ताह में वे छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। अलग अलग जगह व्याख्यान देते हुए, भाषण देते हुए जब वे 30 को भिलाई पहुंचे तो वहां पर उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। वहां पर उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत साबित कर दिया और उनकी डेथ के बाद उनको हरिद्वार लाया गया चॉपर से, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजीव दीक्षित के समर्थकों का ये कहना था कि राजीव दीक्षित की बॉडी नीली पड़ चुकी थी। इसका कुछ लोग आरोप लगाते हैं बाबा रामदेव पर। 2017 में एक बुक पब्लिश हुई जिसमें राजीव दीक्षित की हत्या के बारे में बताया गया था। उसमें बाबा रामदेव का नाम था। बाबा रामदेव कोर्ट गया और बोला कि इस किताब से उनकी छवि को काफी गलत बताया जा रहा है और कोर्ट ने उस बुक को बैन कर दिया। अगर उनकी मृत्यु किसी ने करवाई होगी तो वो फॉरेन कंपनियों ने करवाई होगी, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर वो सबसे ज्यादा किसी के बारे में बोला करते थे तो वो थी फॉरेन कंपनी। सुना होगा आप लोगों ने, द 1% कंट्रोल होल कंट्री। पर यहाँ पर केस थोड़ा उल्टा था, द 1% कंट्रोल होल कंपनीज। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए 2010 से पहले जब इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, अब राजीव दीक्षित जी जगह जगह जाकर व्याख्यान देते थे कि क्या चीज सच है, क्या गलत है, किन चीजों का आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए हार्मफुल है। उस समय पर वो कंपनियों के बारे में बताया करते थे जब इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। उनकी बातें आज भी हम देखते हैं, कितनी सारी कंपनियां हैं जो आए दिन बंद हुआ करती हैं। इसीलिए उनकी मृत्यु नेचुरल तो नहीं थी, उनकी हत्या जरूर करवाई गई थी, या तो कंपनियों द्वारा या तो देश के किसी के द्वारा। राजीव दीक्षित जी की मौत आज भी मिस्ट्री में है। आज भी पूर्ण रूप से किसी को नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। पता उसी को होगा जिसने मारा होगा, या नेचुरल डेथ थी तो उसी को पता होगा। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है जिसका जवाब आप दीजिएगा। जितने भी महान लोग होते हैं उनकी डेथ हार्ट अटैक से ही क्यों हो जाती है? निकोलस टेस्ला, ओशो, राजीव दीक्षित, आप इतिहास में कितने भी महान लोगों को उठाकर देख लीजिए, 90% लोगों की डेथ हार्ट अटैक से ही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इत्तेफाक से हो सकता है 10%, 20%, चलो 50%, पर मैक्सिमम लोगों की डेथ हार्ट अटैक से क्यों? इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।